Just give me 1 second so that I can adjust the camera. Okay, so आज हम जो है बात करने वाले हैं ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस की। देखिए, इससे पहले कि मैं पोइम शुरू करूं, वेलकम इंदू, मीनू, धर्मपाल जी, निशा, निशा वेलकम। सो इससे पहले मैं क्लास शुरू करूं, कुछ बातें जो हैं अपन बात उसके बारे में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एक क्वेश्चन रह गया, एम आई ऑडिबल? इंदू, निशा, मीनू, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप सब लोगों को? एम आई ऑडिबल? चैट बॉक्स से मुझे लिख के बता सकते हैं। ओके, सो जो एग्ज़ाम आप दे रहे होते हैं उस एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए हम लोगों को। पहली बात तो ये कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि हम बहुत ही हाई लेवल पे पढ़ेंगे, और हाई लेवल पे पढ़ेंगे तो उससे यू नो हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। आप जो आपका एग्ज़ाम है उस लेवल पर ही पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बिकॉज हमारा जो माइंड है ना, वो उसकी एक टेंडेंसी है, बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है ये। जितना ज़्यादा एक्सटेंसिव मटेरियल आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप डाइवर्ट होगे। तो जितने भी सिलेक्शन स्टूडेंट्स के हुए हैं आज तक, उन सब में एक बात कॉमन रही है। मुझे लगभग 15 साल से ऊपर हो गए हैं, 2006 से कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ मैं। तो इट्स अबाउट 17 ईयर्स और 18 ईयर्स में भी, है ना। तो एक चीज़ कॉमन रही है उन लोगों में जो सेलेक्ट हुए हैं, कि उन्होंने बहुत ही फोकस्ड स्टडी की है। फोकस्ड स्टडी से मतलब क्या है, उनको ये पता रहता है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे पिछले 5-6 जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्या पूछा गया है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो अपनी तैयारी को लिमिटेड रखते हैं उस लेवल तक जो लेवल का एग्ज़ाम है। तो अगर आप ये कर सकते हो ना, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप ये कर रहे होगे तो आपके मन में एक डर, एक फियर, एक एक एप्रीहेंशन आएगा। और वो एप्रीहेंशन क्या होगा कि कहीं मैं कम तो नहीं पढ़ रहा, कहीं मुझे इससे ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। उस एप्रीहेंशन को, उस डर को आपको खुद ही दूर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए लॉजिक मैं आपको दे देता हूँ कि किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ है आज तक। पिछले 16 साल में मैंने देखा है कि आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आप नेट लेवल का पढ़ लोगे, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इवन नॉट इवन 1%। उससे नुकसान ही होगा आपको, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो कॉमन कॉमन बातें नहीं पढ़ पाओगे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आपको मैं सारी पेपर प्रोवाइड करवाऊँगा जो अब तक हुए हैं। वैसे तो ये पब्लिक डोमेन में है, तो आप खुद भी देख सकते हैं उनको। लेकिन मैं चूँकि बैच शुरू कर रहा हूँ, तो मैं आप सब लोगों को ये प्रोवाइड करवाऊँगा कि किस-किस तरह से एग्ज़ाम हुए हैं और क्या-क्या उन एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। ओके, सो ये तो कुछ बात थी कि आपको बिल्कुल फ़ोकस्ड रहकर अपने पेपर के हिसाब से स्टडी करनी है। अ, दूसरी बात जो मुझे बोलनी है इस पोएम को पढ़ने से पहले, वो ये है कि जीके जो है, उसकी इम्पोर्टेंस पहले से भी थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है अब। अ, पहले क्या था, हालाँकि पहले भी टेक्निकली तो पहले भी ज़रूरत थी। पहले भी अगर आपको पास होना है, मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश में आप अच्छी तैयारी कर लोगे तो 250 से 260 के बीच में नंबर ले सकते हो आप। ओके, 300 में से 250 से 260 नंबर लेने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आपका जीके में स्कोर अच्छा नहीं है तो। लेट मी हैव अ लुक एट द चैट। धर्मपाल जी, आपके नेट में प्रॉब्लम है। बार बार जो है आप लोग आउट हो रहे हो, तो इसका मतलब आपका नेट जो है वो स्लो है थोड़ा सा। तो आप लाइव क्लास अगर नहीं ले पाओगे, अभी तो ट्रायल क्लासेस हैं, तो अभी तो ये सेव नहीं होंगी। केवल उन्हीं लोगों के सेव होंगी जो जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया हुआ है। तो आप जब कोर्स परचेज कर लेंगे, तो अगर आपके लाइव नहीं चलता है तो आप उसको रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर ऑप्शन होते हैं कि आप उनकी क्वालिटी कम कर सकते हो। और शायद ये ऑप्शन जो है वो लाइव क्लास में भी है मेरे ख्याल से, कि आप सेटिंग्स में जाके इसकी क्वालिटी को कम कर सकते हो। अगर अगर आप क्वालिटी कम कर लोगे तो चल जाएगी ये।
चलिए मैं कंटिन्यू कर रहा था जीके की इंपॉर्टेंस, क्योंकि 40% मार्क्स चाहिए। अब उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है इसको, पहले भी ज़रूरत थी, पहले भी आपको 70 नंबर से तो ऊपर लेने ही पड़ेंगे। अगर आप 70 नंबर से ऊपर नहीं लेते हो तो आप, जैसे इस बार कट ऑफ जो है, पूरी संभावना है कि 322 जो है वो डबल की गई है, तो जनरल में अपन मान के चलें कि 330 के आसपास कट ऑफ रहेगी। और अगर जनरल के हिसाब से बात करें और 260 नंबर भी आप ले लेते हो, जो कि बहुत हैं, हालांकि लिए जा सकते हैं लेकिन बहुत हैं, तो भी आपको मिनिमम 70 नंबर चाहिए होंगे पास होने के लिए। और अगर आप 250 लेते हैं तो आपको मिनिमम 80 नंबर चाहिए होंगे जीके में पास होने के लिए 150 में से। तो इसका मतलब जीके पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, पहली बात तो ये ना, खाली खाली सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करने से आपका काम नहीं चलेगा। तो जीके पे फोकस करने के लिए मैं आखिरी बात बता दूं आपको, फिर हम ये पॉइंट पढ़ना शुरू करेंगे। तो जीके पे फोकस करने के दो तरीके हैं। देखो, अगर आपके पास समय है, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, तो आप ऑथेंटिक बुक्स जो आती हैं उनसे पढ़िए, है ना। मैंने सिर्फ 2 महीने पढ़ा था और मैं जीके में बहुत ही पुअर मानता हूँ अपने आप को, अब तो फ़र्क पड़ गया है। मैंने 2 महीने जो है दिन रात, क्योंकि इंग्लिश का मेरा सिलेबस 5 बार पढ़ाया हुआ था मंथन में, तो वो तो कवर था पूरा। तो मैंने 2 महीने सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक बुक्स जो आती हैं राजस्थान ग्रंथ अकादमी की, वो बुक्स ली, हिस्ट्री की, कल्चर की, 2 बुक्स तो वो पढ़ी मैंने, और पॉलिटी जो है उसको मैंने नोट से पढ़ा था। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, और स्कूल मैनेजमेंट, 3 चीज़ें, इन पे आप मैक्सिमम फोकस रखिए। करंट जो है, चौथा करंट, करंट जीके जो है, उस पे भी आप क्या कर सकते हैं, उस पे आप फोकस रख सकते हैं। किस तरीके से, कि आप मूमल या क्रोनोलॉजी को रेगुलर टाइम दीजिए। और मूमल और क्रोनोलॉजी की खास बात क्या है, कि जब आप शुरुआत करेंगे ना तो आपको इतनी बोरिंग लगेगी कि आपको 10 मिनट भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको एक गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर आपने मूमल की या क्रोनोलॉजी की किताब को 1 घंटा जबरदस्ती बोर होकर, उल्टी जैसा माहौल होने के बावजूद भी पढ़ लिया, और 3 दिन आपने ऐसा कर लिया सिर्फ एक एक घंटा, तो फिर आपको बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी, आप उसको पढ़ पाओगे। मैंने ऐसा किया खुद के साथ, मेरे साथ हुआ ऐसा, तो मैं आपको अपने पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको जीके में करंट, हिस्ट्री जिसमें कल्चर भी आता है, उसके बाद में पॉलिटी थोड़ा बहुत, ये 4 चीज़ें, और मैनेजमेंट, इन पे तो फोकस करना है बहुत ही अच्छा वाला, है ना। इन पे अच्छा वाला फोकस करोगे तो ये 4 चीज़ें ही जो है ना, वो आपको लगभग, इसके इन 4 चीज़ों के लगभग 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, 35 से 40 क्वेश्चन। और 35 से 40 क्वेश्चन जब आपको मिल जाएंगे तो 80 नंबर का मामला तो यही हो गया। फिर आपकी इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, है ना, ये सब चीज़ें, और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये जैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को आप चाहो तो बिल्कुल छोड़ सकते हो, बिल्कुल टच भी मत करो, क्योंकि 2 चीज़ों को आप छोड़ दोगे तो इनमें बहुत ज़्यादा मैटर है और क्वेश्चन कम आते हैं। तो आप क्या करोगे, आपका फोकस जो है वो कम चीज़ों पे होगा, तो आप ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में पढ़ पाओगे, है ना। तो मैंने जो किया, और मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने किया, जो मेरे जयपुर में भी जीके पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो मेरे मित्र भी हैं, मेरे से सीनियर भी हैं, जैसे कुंवर कनक सिंह जी हैं, वो मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, है ना। और भी टीचर हैं, मनोज सर हैं जीके पढ़ाते हैं जो, है ना, पांडे जी हैं एक, जो बहुत फेमस है वहाँ पे। उन सब ने मुझे एक ही राय दी थी कि आप सब चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, तो आप 2 चीज़ों को छोड़ दो, 3 को छोड़ सकते हो, 3 को छोड़ दो, मैक्सिमम इतना। इनको पढ़ने के बाद आप 80 नंबर का टारगेट दिमाग में रखोगे जीके का, तभी काम चलेगा। 80 नंबर से कम का टारगेट अपने, अगर आपने दिमाग में रखा, तो आप मान लीजिए कि अब बहुत, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ फिलहाल, कैटेगरी में थोड़ा सा हल्का फुल्का 10, 15, 20 नंबर नीचे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रिपरेशन तो अच्छी करनी पड़ेगी। आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मुझे कम तैयारी करनी पड़ेगी। आजकल ऐसा कुछ रह नहीं गया है, पहले वाली बात की कैटेगरी में बहुत ही कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कुछ 2-3 बातों का ध्यान रखना है। रिवाइज कर देता हूँ मैं। सबसे पहली बात तो पेपर के लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है आपको। आप नेट का पेपर नहीं दे रहे हो, तो आपको आपके सिलेबस में जो दे रखा है वही पढ़ना है, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा आपको फिलोसॉफिकल लेवल पे नहीं पढ़ना है। आरपीएससी की ये टेंडेंसी रही है कि 99% से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास आपके फैक्ट्स अगर क्लियर होंगे तो आप पेपर क्लियर कर लोगे। ओके, नाउ धर्मपाल जी, सबकी क्लास चल रही है, मैं आपको लास्ट बार बोल देता हूँ, बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं। ये आपका नेट का ही इशू है, और इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि अगर आपकी लाइव क्लासेस नहीं चलती हैं तो आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो फिर, है ना।
या फिर आपकी नेट की स्पीड आपकी जहाँ अच्छी आती है वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई इलाज नहीं रहेगा, है ना। रिकॉर्डिंग आप देख पाओगे रिकॉर्डिंग में, क्योंकि आप क्वालिटी को कम कर सकते हो सेटिंग में जाके, है ना। बाकी अपन अभी जितना आप देख पा रहे हो देखिए, अपन टेलीग्राम पे या फ़ोन पे बात करके डिस्कस करेंगे इसको। ओके, सो अब हम बात करते हैं आज की हमारी पोएम की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। अब याद रखिएगा बच्चों कि पोएम ईजी है, डिफ़िकल्ट है, चाहे वो वेस्टलैंड है, चाहे वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे क्वेश्चन जो हैं वो इक्वली आने वाले हैं। ये हो सकता है कि बड़ी पोएम है तो उसमें से 2 क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएँगे, छोटी है तो उसमें से 1 क्वेश्चन कम आ जाएगा, बट क्वेश्चन सब में से आने वाले हैं, तो इसलिए हमें सब पोएम पढ़नी पड़ेंगी और सभी एक लेवल पे जाके पढ़नी पड़ेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, और लेट मी ओपन माय पीपीटी। ओके, सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है बच्चों, आई होप यू आर एबल टू सी दिस नाउ। ओके, गुड। तो एज यू ऑल नो कि जॉन मिल्टन ने ये पोएम लिखी है 1608 और 1674। ये जो इनका फ़ोन नंबर दे रखा है आगे, ये इनका ईयर ऑफ बर्थ है और ईयर ऑफ डेथ है। ओके, और प्यूरिटन पोइट ये माने जाते थे। प्यूरिटन पोइट होने का मतलब क्या है कि ये चर्च में सुधारों के पक्षधर थे। ओके, चर्च में जो करप्शन था उसमें सुधारों के पक्षधर थे ये। कितना ही मतलब है प्यूरिटन का, है ना, प्योरीफाई से बना है ये। नाउ थोड़ी सी पोएम के इंट्रोडक्शन की बात करें कि एक सोनेट है एज यू ऑल नो, और सोनेट भी कौन सा है, ये पेट्रार्कन सोनेट है ये। ओके, और पेट्रार्कन सोनेट जो कि इटली के एक पोइट थे पेट्रार्क, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और एक चीज मिल्टन ने चेंज की है इसमें, वो चेंज क्या की है कि पेट्रार्कन सोनेट्स जनरली लव या फिलोसॉफिकल इश्यूज, खासकर लव के ऊपर लिखे जाते थे, लेकिन मिल्टन ने पेट्रार्कन सोनेट जो है उसको बहुत ही ज़्यादा वेरिंग या अलग अलग प्रकार की थीम्स के लिए यूज़ किया है। इसी में आप उदाहरण देख सकते हो कि वो यहाँ पर लव के लिए इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपने डिवोशन को दिखाने के लिए गॉड के प्रति। और थीम ये है कि उनका जो विज़न है, उनकी जो दृष्टि है, उनका जो आंखों की नज़र है वो चली गई है। और चली कब गई है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 11, 12, 13 में कि 44 ईयर्स की एज में जब वो 1652 में हुए तब वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। वैसे उनकी नज़र जो है वो कमज़ोर तो बहुत पहले से होने लग गई थी, क्योंकि उनको जो गवर्नमेंट में वो एम्प्लॉय थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट में एम्प्लॉय रहते हुए उनके पास बहुत ही हैवी वर्क था, और कुछ वो खुद लिखते भी थे। इस कारण से ऐसा कहा जाता है, हालांकि फिक्स कारण नहीं पता किसी को भी कि वो ब्लाइंड क्यों हुए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, या आपको शायद ध्यान नहीं होगा, मिल्टन का एक वर्क है सैमसन एगोनिस्टिस, है ना। तो सैमसन एगोनिस्टिस जो है उसमें जो सैमसन कैरेक्टर है वो उसको उसकी वाइफ जो है वो पॉइजन दे के अंधा कर देती है। तो कुछ लोग इससे ये अजम्पशन लगाते हैं कि शायद मिल्टन को अंधा करने में या मिल्टन की दृष्टि जाने में कहीं ना कहीं उसकी वाइफ का भी हाथ रहा होगा। बट ये सब अजम्पशंस हैं, हमें पता नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि उन्होंने एक्सेसिव वर्कलोड के कारण अपनी आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन दिया, इस कारण से ही गॉट ब्लाइंड इन द एज ऑफ 44। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये, नेचुरली ऑटोबायोग्राफिकल है बिकॉज वो खुद अंधे हो गए हैं और अंधेपन की बात ही कर रहे हैं, तो वो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। एंड जैसा मैंने बताया आपको, इंग्लिश रिपब्लिक, इंग्लिश गवर्नमेंट जो है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, इस कारण से ऐसा कहते हैं कि उनकी आंखों की नज़र चली गई। Now, if we talk about the structure of the poem, as I've already told you that this is a Petrarchan sonnet. Okay, Petrarchan sonnet है ना। और अपन पेट्रार्क बोल देते हैं। इटली में इनका जो नाम था वो क्या था, फ्रांसिस्को पेट्रार्का। ओके, फ्रांसिस्को पेट्रार्का के नाम से इटली में जाने जाते हैं ये 14th सेंचुरी के एक पोइट थे, और इनका बड़ा योगदान भी रहा है किसमें, रेनेसेंस में, इसको अपन हिंदी में रेनेसा बोल देते हैं। ओके, पुनर्जागरण। तो रेनेसेंस में इनका बहुत ही योगदान रहा है पेट्रार्क का। और एक और थे बोकैचियो, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पेट्रार्क जो हैं उनके नाम पे उन्होंने ये सोनेट लिखने शुरू किए थे, उनके नाम पे जो ये सोनेट है इसका नाम क्या रखा गया है, पेट्रार्कन सोनेट रखा गया है।
अब अपन बात करें कि पेट्रार्कन सोनेट की स्ट्रक्चर क्या होती है स्टूडेंट्स, तो पेट्रार्कन सोनेट जो होता है उसकी स्ट्रक्चर में प्राइमरीली दो चीजें मिलेंगी आपको. फर्स्ट इज एन 8 लाइन स्टैंजा विच इज कॉल्ड एन ऑक्टेव. ओके, ऑक्टेव, ऑक्टेव जो होता है वो 8 लाइन स्टैंजा होता है. एंड देन देयर इज अ 6 लाइन स्टैंजा. You can also say then there is a 6 line stanza which ends the poem, which is called sestet. ओके, तो ऑक्टेव और सेस्टेट दो जो हैं इसके प्राइमरी पार्ट होते हैं, पहली बात तो. दूसरी बात, ऑक्टेव जो होता है पेट्रार्कन सोनेट का, उसमें एक प्रॉब्लम बताई जाती है. और प्रॉब्लम किसी भी लेवल की हो सकती है, वो पर्सनल हो सकती है, वो सोशल हो सकती है, वो किसी एक कंट्री से संबंधित नेशनल भी हो सकती है. और जो लास्ट की 6 लाइन्स होती है सेस्टेट में, उसमें उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन दिया जाता है, मतलब उसका सॉल्यूशन बताया जाता है. अब आप एक बात तो कॉमन सेंस की है कि अगर 8 लाइन में प्रॉब्लम आ रही है और 9वीं लाइन से उसका सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, तो नेचुरली है ना कि पोएम की टोन चेंज होगी. प्रॉब्लम बताते वक्त आपकी टोन कुछ और होती है और सॉल्यूशन बताते वक्त आपकी टोन कुछ और होती है. तो वो जो टोन चेंज होती है वो 9th लाइन से शुरू होती है ना. और वो 9th लाइन जहां पर टोन चेंज होती है स्टूडेंट्स, उसे वोल्टा बोलते हैं ना, VOLTA. ओके, अब राइम स्कीम की बात करें तो ABBA ये तो इसके ऑक्टेव की राइम स्कीम है, यानी कि चार जो 8 लाइन्स हैं. एंड आई होप आप लोगों को राइम स्कीम के बारे में पता होगा. ABBA का मतलब क्या है आपको पता होगा. फर्स्ट लाइन जो है वो राइम करती है चौथी लाइन से, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए और ए, ये ए और ए फर्स्ट और फोर्थ लाइन राइम कर रही है, सेकंड और थर्ड लाइन राइम कर रही है, फिर उसके बाद में 5th और 8th लाइन राइम कर रही है, और फिर उसके बाद में 6th और 7th लाइन राइम कर रही है, आपस में मैच कर रही है. सेस्टेट जो है उसकी राइम स्कीम क्या है स्टूडेंट्स, CDE. मतलब 9th लाइन जो है वो मैच कर रही है किससे, 12th लाइन से. 10th लाइन जो है वो मैच कर रही है किससे, सॉरी 9th लाइन मैच कर रही है किससे, 12th से. 10th लाइन मैच कर रही है किससे, अभी पोइम पढ़ेंगे ना तो मैं आपको मैच करके दिखाऊंगा अभी. तो 10th लाइन मैच कर रही है किससे, आपके 13th लाइन से. और 11th लाइन मैच करती है किससे, 14 लाइन ही होती है. और वैसे भी आपको याद रखना है, सोनेट कोई भी हो, है ना, सोनेट कोई भी हो जो मेन सोनेट है फेमस, जैसे पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियन सोनेट, है ना, स्पेंसरियन सोनेट, 3 ये फेमस सोनेट है. उसके अलावा हालांकि कर्टल सोनेट भी आता है एक, वो बाद में बात करेंगे कभी. तो इन तीनों ही सोनेट्स में एक कॉमन बात है कि इनमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया जाता है ना. आयम्बिक पेंटामीटर जो है उसमें दो वर्ड्स हैं, आयम्बिक और पेंटामीटर. जहां पर आयम्बिक जो है उसका मीनिंग क्या होता है, आयम्ब से बना है. आयम्ब जो होता है वो एक मीटर होता है जिसमें एक अनराइम्ड और एक राइम्ड, सॉरी आई हैव टू स्पीक अगेन, पहले मैं फोन साइलेंट करता हूँ मेरा. यस, नाउ आयम्बिक का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें एक अनस्ट्रेस एक स्ट्रेस, जिसमें बोलते वक्त हमें जोर देना पड़ता है उसे स्ट्रेस्ड बोलते हैं, और बोलते वक्त जोर नहीं देना पड़ता उसे हम अनस्ट्रेस्ड बोलते हैं. ये चीज है ना, मैं इसकी एक पूरी क्लास लूंगा आपकी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अनस्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है ना, क्योंकि ये आगे भी हमें बहुत काम आने वाला है. और वैसे भी हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच भी सिलेबस में हैं, और उसके अलावा हमारे सिलेबस में फोनेटिक सिंबल्स भी हैं, है ना. तो वहां भी आपको ये बात काम आएगी. तो मैं एक पूरी क्लास जो है वो इसके ऊपर ले लूंगा. तो आयम्बिक पेंटामीटर जो है उसकी लाइंस होती हैं. आयम्बिक का मतलब होता है एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस, अगर सिलेबल आता है तो उसे आयम्बिक बोलेंगे. और पेंटा का मतलब होता है 5. तो मतलब अगर 5 सेट ऐसे आते हैं, 5 सेट का मतलब है 10 सिलेबल, क्योंकि एक सेट में 2 सिलेबल होते हैं, जोड़ियां. तो कुल मिला के शॉर्ट में बोले अगर अपन, तो बोल सकते हैं कि अगर हमें अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस इस तरह से कंटिन्यू 10 मिलते हैं तो वो आयम्बिक पेंटामीटर कहलाएगा. और सोनेट जो होते हैं उनमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया जाता है. ओके, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है. तो याद रखिएगा राइम स्कीम क्या है, ABBA CDE. राइम स्कीम से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. नाउ थोड़ा सा बात करते हैं की आइडियाज के ऊपर कि क्या बेसिकली पॉइंट में बात क्या की जा रही है. तो पहली बात तो ये है कि ब्लाइंडनेस के बारे में बात कर रहे हैं वो, और ब्लाइंडनेस के साथ साथ बिकॉज वेन एवर वी आर इन अ डिफिकल्टी तो हमें भगवान जरूर याद आता है. वैसा ही कुछ इसके साथ भी हो रहा है. ही इज ब्लाइंड एंड ही इज चेकिंग हिज रिलीजियस बिलीफ,
कि भगवान जो है वो क्या सोचता होगा या भगवान के बारे में मुझे क्या सोचना चाहिए। तो इंग्लिश गवर्नमेंट में काम करते हुए जो मिल्टन है उसकी आईसाइट चली गई थी, इस बारे में बात कर चुके हैं लोग। ओके, कंटिन्यू करूंगा। धर्मपाल जी का मैसेज आ रहा है बार बार, बट मैं उनसे बाद में डिस्कस करूंगा। पेट्रार्कन सोनेट है, मैंने बता दिया आपको, जिसमें जनरली क्या होता है कि लव और पैशन के ऊपर बात की जाती है, परंतु मिल्टन जो है वो यहाँ क्या कर रहा है, गॉड के साथ अपने रिलेशनशिप की बात कर रहा है ना। मिल्टन ने चेंज कर दिया। और आप बता दूं आपको, मिल्टन के दूसरे जो 25 और सोनेट लिखे हैं उसने, कुल मिला के 25 सोनेट लिखे हैं, उनमें भी मिल्टन ने दूसरे विषयों पे बात की है। फॉर एग्जांपल वॉर के ऊपर बात करता है वो, है ना। फॉर एग्जांपल क्राइम्स के बारे में बात करता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पर्पसेस के ऊपर उसने सोनेट लिखे हैं। तो मिल्टन ने सोनेट का यूज लव और पैशन के लिए नहीं किया है, ये एक अलग बात बनाती है। और इसीलिए कुछ क्रिटिक्स जो है मिल्टन के द्वारा लिखे गए सोनेट्स को पेट्रार्कन सोनेट बोलना पसंद नहीं करते, वो उनको मिल्टोनिक सोनेट बोलना पसंद करते हैं। तो और बेसिकली इसमें पूरी पोएम में बताता क्या है वो, कि बिकॉज ही इज ब्लाइंड नाउ, अब वो अंधे हो गए हैं, ही विल नॉट बी एबल टू सर्व गॉड। जितना वो आईसाइट के साथ कर सकते थे उतना वो अंधे होकर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली, क्योंकि सोल्यूशन भी देना है इसमें, तो अल्टीमेटली वो बताते हैं कि भाई गॉड को हर इंसान से इक्वल काम नहीं चाहिए होता है ना। और जो लोग अपनी टर्न का वेट करते हैं, जो लोग ये वेट करते हैं कि गॉड का कोई इंस्ट्रक्शन आएगा और हम काम करेंगे, वो लोग भी गॉड को उतना ही सर्व करते हैं जितना कि लगातार काम करने वाले लोग करते हैं, बशर्ते कि आपकी नीयत सही हो। तो ये तो कुछ बेसिक से की आइडियाज थे। अब अपन थोड़ा सा पोएम के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको ये पीपीटी जो है, ये जब आपका ग्रुप बन जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, तो हर क्लास के पहले आपको ये पीपीटी मिल जाया करेगी, सो दैट आपको कोई क्वेश्चन पूछने हो, क्योंकि पढ़ते वक्त कई बार क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता, लेकिन पहले से अगर आप पढ़ लोगे उसको तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो, लाइव क्लास में नहीं पूछ पाओ तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का एक फ़ायदा और भी होगा कि आपको ऐप में पीडीएफ वगैरह डाउनलोड नहीं कर पाओगे आप। डाउनलोड कैसे, मतलब डाउनलोड करके उसको प्रिंट नहीं निकलवा पाओगे, लेकिन ग्रुप में जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा उसका आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन पे पढ़ते हुए कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट ere half my days in this dark world and wide। तो पोएम की शुरुआत बहुत ही एब्रप्टली होती है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, सीधा ही बोलता है वो। एब्रप्टली मतलब अचानक से, कि जब मैं सोचता हूँ कि किस तरह से मेरी लाइट जो है वो स्पेंट हो गई है। अब लाइट और स्पेंट दोनों ही वर्ड्स में पन यूज किया गया है स्टूडेंट्स, है ना। पन आप जानते हैं जब एक वर्ड की एक से ज्यादा मीनिंग हो, है ना, श्लेष बोलते हैं इसको हिंदी में। लाइट का मतलब यहाँ पर आई साइट भी है, क्योंकि आई साइट को हम लाइट बोल सकते हैं, और लाइट का मतलब यहाँ पर लाइफ भी है ना। तो स्पेंट का मतलब खर्च हो जाना, व्यतीत हो जाना, और स्पेंट का मतलब खत्म हो जाना, दोनों ही है। जब अपन लाइट को लाइफ मानेंगे तो इसका मतलब होगा व्यतीत हो गई, चली गई। और जब अपन लाइट को क्या मानेंगे, आई साइट मानेंगे, तो इसका मतलब खत्म हो गई, चली गई, है ना। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक कंफ्यूज मत होना कि सर दो मीनिंग है तो हम क्या माने। वो मानना नहीं है आपको, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि वो कह रहा है कि जब मैं ये सोचता हूँ किस तरह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, बिफोर एयर माने बिफोर, हाफ माई डेज, अभी मेरी उम्र आधी भी नहीं हुई है। अभी मेरी उम्र आधी भी नहीं हुई है का मतलब क्या है, 44 ईयर्स का हुआ है वो, और वो मान रहा है कि आधी भी नहीं हुई है। तो ये उस समय सोचा जा सकता था शायद, आज ऐसा सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि आज कोई गारंटी नहीं है कि आप 88 साल 90 साल जियोगे। एंड नाउ, और अब जब उसकी आईसाइट चली गई है तो उसको ये वर्ल्ड कैसा लग रहा है, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। ये वर्ल्ड उसको डार्क लग रहा है और वाइड लग रहा है। डार्क लग रहा है तो समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अंधा है तो डार्क ही लगेगा। वाइड क्यों लग रहा है, वाइड का मतलब क्या है, क्या है यहाँ पर, जो एक्सेसिबल ना हो, जिसको आप रीच ना कर सको, जिस पे आप पहुंच ना सको। बिकॉज व्हेन समबडी इज ब्लाइंड, उसके लिए हर चीज दूर ही है, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये वो बोल रहा है कि
इस पूरे वर्ल्ड में जो कि मेरे लिए अब डार्क हो गया है और अनएक्सेसिबल हो गया है ना, किस तरह से मेरी लाइफ चलेगी जब मैं ऐसा सोचता हूँ। एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक टैलेंट, टैलेंट के भी दो मीनिंग है, इसलिए यहाँ पर भी पन है। पहला मीनिंग है टैलेंट का, जिसे हम स्किल बोलते हैं हमारा, जो कि पोइट्री का स्किल हो सकता है, बिकॉज मिल्टन वॉज अ राइटर। एंड टैलेंट का एक मीनिंग जो है वो बिब्लियोग्राफिकल या बाइबल से ली गई एक रेफरेंस है ना। यहाँ पर टैलेंट का मतलब है कोइन, सिक्का, करेंसी, है ना। वो कहानी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि मैथ्यू का गॉस्पल है बाइबल में। मैथ्यू सेंट थे, उनकी शिक्षा है, उसकी कहानी में बताया गया है कि एक मास्टर जो होता है वो अपने 3 चेलों को, डिसाइपल्स को सिक्के देके जाता है कुछ, और जब वो जाता है तो 3 में से 2 जो होते हैं वो तो उन सिक्कों को, उस करेंसी को यूज करते हैं, और यूज करते हैं तो उसको उनको बढ़ा देते हैं वो, है ना, बिकॉज पैसे को आप यूज करोगे, सदुपयोग करोगे तो बढ़ेंगे वो। बट एक डिसाइपल जो होता है वो इस डर से कि कहीं ये खो ना जाए, वो उनको जमीन में गाड़ देता है। लेकिन जब मास्टर वापस आता है, उनसे रिपोर्ट मांगता है, तो वो दोनों डिसाइपल्स जो हैं वो ज़्यादा सिक्के देते हैं उसको, लेकिन ये वाला जो डिसाइपल है वो केवल वही सिक्का दे पाता है जो उसको दिया गया था। ओके, तो दोनों ही मीनिंग है यहाँ पे, बिब्लियोग्राफिकल या बिब्लिकल रेफरेंस है यहाँ पर मैथ्यू के गॉस्पल की। और वो टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, जो मेरे पास टैलेंट था वो मेरी डेथ तक हिडन हो गया है। मतलब इस लाइफ में तो मैं अब इस टैलेंट का यूज नहीं कर पाऊंगा। मरने तक का मतलब क्या हुआ इस लाइफ में, तो इस लाइफ तक मैं ये टैलेंट यूज नहीं कर पाऊंगा। और अगर अपन बिब्लिकल रेफरेंस की बात करें तो डेथ टू हाइड का मतलब क्या है कि मैंने छुपा दिया उसको जमीन में कहीं, है ना, मतलब मैं उसका यूज अब नहीं कर पाऊंगा। लॉजिड विद मी यूजलेस, और वो लॉजिड लाइंग पड़ा हुआ है विद मी, मेरे साथ ही, यूजलेस। मतलब वो टैलेंट, आंख चली गई है तो वो लिख नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको आइडिया आ ही नहीं रहे हैं। तो आइडियाज आ रहे हैं लेकिन वो उसके अंदर ही, उसके 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 शरीर के अंदर ही, उसके दिमाग के अंदर ही यूजलेस पड़ा हुआ है वो टैलेंट पोएट्री का। दो माई सोल मोर बेंट, ऑल दो मेरी जो सोल है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है, मेरी जो आत्मा है, यहाँ पर सोल कैपिटल है तो पर्सोनिफाई किया गया है, मोर बेंट, वो पहले से भी ज्यादा, मोर मैंने पहले से भी ज्यादा, बेंट चाहती है, मेरी सोल चाहती है पहले से भी ज्यादा। क्या चाहती है ये हमें अगले लाइन में पता लगेगा। और याद रखिएगा एक और टर्म आ रही है बच्चों यहाँ पे, जब आइडिया एक लाइन से पूरा ना होकर दूसरी लाइन में चला जाए किसी भी कविता की, तो उसे इंजाममेंट बोलते हैं, है ना, ENJAMBENT, इंजाममेंट। इंजाममेंट क्या होता है कि एक लाइन का आइडिया उसमें पूरा ना होकर नेक्स्ट लाइन में चला जाए, है ना। तो इसको टेक्निकली तो बोलते हैं एंजाममेंट, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको रन ऑन सेंटेंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रन ऑन सेंटेंस, है ना। लेकिन अपन क्योंकि पोइम पढ़ रहे हैं तो हमें टेक्निकल टर्म भी पता होनी चाहिए, एंजाममेंट। ओके, ये मैं आपको लिख के भी दे दूंगा, डोंट वरी। और पहली क्लास भी है तो 2-3 क्लासेस लगेंगी थोड़ा सेट होने में सब कुछ, है ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट। टू सर्व, हालांकि मेरी सोल जो है अब और ज़्यादा इच्छा रखती है, और ज़्यादा चाहती है टू सर्व, कि मैं सेवा कर पाऊँ। देयर विद मैंने उससे, किससे? टैलेंट से। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि देयर विद जो है वो किसके लिए आया है। याद रखिएगा, देयर विद इज यूज फॉर टैलेंट। माई मेकर, मेकर कैपिटल है मतलब गॉड के लिए आया है, तो मैं अपने गॉड के को की सेवा कर सकूं अपने टैलेंट से। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपनी ट्रू वर्थ मैं बता सकूं गॉड को, है ना। और अकाउंट वर्ड का मतलब वर्थ है, लेकिन अकाउंट वर्ड अगर आप करेंसी के हिसाब से देखोगे, मैंने आपको बताया था कि करेंसी भी टैलेंट का मीनिंग होता है, तो करेंसी के हिसाब से देखें तो अकाउंट का मतलब क्या होगा? अकाउंट बुक, खाता, खाता बुक, है ना, क्योंकि पैसे का हिसाब कहाँ रखते हैं अपन? अकाउंट बुक में रखते हैं। तो ताकि मैं उनको अपना सही टैलेंट बता पाऊँ, वर्थ बता पाऊँ, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड मैंने डांटना, कि वो लौट कर मुझे डांटे, जैसा कि बिब्लिकल स्टोरी में मास्टर ने उस डिसाइपल को डांटा था जिसने पैसे का यूज नहीं किया और पैसे को जमीन में गाड़ दिया। इसको भी लग रहा है कि मेरा टैलेंट भी जमीन में गड़ गया है, और कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं लौटूं, वहां तो मालिक लौटा था, लेकिन यहाँ पर कौन लौटेगा? मिल्टन लौटेगा, बिकॉज क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं कि डे ऑफ जजमेंट होगा तो सब सब के सब लोग जो हैं वो गॉड के सामने जाएंगे, है ना, और अपना हिसाब देंगे।
तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वो डांटे, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ट्रू अकाउंट जो है वो गॉड को प्रेजेंट करूँ। तो उसके बाद में फिर एक रिटोरिकल क्वेश्चन आता है, और आप सब जानते होंगे रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट्स। रिटोरिकल क्वेश्चन इज वन विच इज नॉट सपोज टू हैव एन आंसर। एक ऐसा क्वेश्चन जो आंसर के लिए नहीं पूछा जाए। कई बार हमारे पेरेंट्स हमें या गुरुजी या टीचर या बड़े हमें बोलते हैं पागल है क्या। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से पागल है क्या एक क्वेश्चन है ना? बट क्या हम इसका जवाब देते हैं? हाँ मैं तो पागल हुआ है, नहीं हूँ, नहीं ना। तो पागल है का मतलब होता है कि पागल नहीं है। उल्टा रिटोरिकल क्वेश्चन जनरली उल्टे होते हैं, है ना? ज्यादा सियाना है क्या? ज्यादा सियाना है का मतलब ज्यादा सियाना नहीं है तू। मूर्ख है क्या मतलब मूर्ख नहीं है। तो ये भी एक तरह का रिटोरिकल क्वेश्चन है, और इनका रीजन क्या होता है यूज करने का? ये एक लिटरेरी इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ये एक एम्फेटिक प्रभावशाली जो इफेक्ट है उसको क्रिएट करते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये? डथ, डथ मैंने डज, गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मैंने डिमांड, डे लेबर लाइट डिनाइड। क्या भगवान उन लोगों से डे लेबर, पहले मैं हिंदी कर रहा हूँ इसकी, डे लेबर दिन की लेबर, दिन का परिश्रम, दिन की मेहनत, दिन की मजदूरी मांगता है क्या? जिनकी उसने लाइट डिनाइड, जिनकी उसने रोशनी छीन ली है। ऐसे लोगों की जिनकी रोशनी भगवान द्वारा छीन ली गई है, क्या उनसे भी भगवान ये आशा करता है कि वो काम करें जो रोशनी वाले लोग करते हैं? चूंकि ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, उसका मतलब क्या होगा? बिल्टन आगे जाके खुद ही बोलने वाला है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि रिटोरिकल क्वेश्चन का आंसर हमेशा उल्टा होता है। आई फोनली आस्क, फोनली, फुलिशली, मैं ये क्वेश्चन फुलिशली पूछता हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, पेशेंस को यहाँ पर क्या किया गया है स्टूडेंट्स? पर्सोनिफाई किया गया है। क्योंकि पेशेंस जो होता है, धैर्य जो होता है, वो इंसान नहीं होता है, और वो आंसर नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे आंसर कर रहा है वो। पेशेंस कहता है टू प्रिवेंट दैट मर्मर, ये जो मर्मर का मतलब यहाँ पे क्या है? फालतू की, व्यर्थ की बात। तो उस प्रिवेंट मैंने रोकना। तो मेरे अंदर जो ये फालतू की बातें चल रही है ना, कि भगवान को क्या ऐसे लोगों से भी डिलीवर चाहिए जिनकी लाइट नहीं है, इसको रोकने के लिए मेरा जो धैर्य है वो तुरंत रिप्लाई करता है। क्या रिप्लाई करता है? गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को क्या नहीं चाहिए? इसकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइम बीइंग आई कम बैक। ओके, सो ये बात थी कुछ ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में। आई कैन सी दैट देयर आर सम वन और टू स्टूडेंट्स ऑफ नेट बैच एज वेल। तो मैं आपको अश्योर कर दूं कि आज से पहले कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, और कुछ हमारी फैकल्टी जो है नेट की, 3 लोग हैं हम जो, उनमें से 2 फैकल्टीज में बिजी चल रहे थे। तो आपका जो हमने डिसाइड किया सिलेबस मई 20 मई से पहले पहले बहुत बढ़िया तरीके से पूरा हो जाएगा। सो आप लोगों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही स्कूल लेक्चरर की, तो वो तो सारी क्लासेस मैं ही लेने वाला हूँ, उसमें कोई इशू फैकल्टी का रहेगा ही नहीं। तो आप सब लोग जो हैं, जो लोग कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो लोग कोर्स परचेज नहीं कर रहे हैं वो 1 दिन 2 दिन इन क्लासेस को ले लीजिए, क्योंकि 1 या 2 दिन तक मैं ये ट्रायल क्लासेस रखूंगा जो सब सब लोग ले पाएंगे। उसके बाद फिर मैं ये ट्रायल क्लासेस बंद कर दूंगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वही लोग क्लास ले पाएंगे जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ है। ओके, सो तब तक के लिए दैट विल बी ऑल। और ये जो पीपीटी पीडीएफ है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा देता, लेकिन अभी वो ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई ग्रुप बना नहीं है अभी फर्स्ट ग्रेड का। बट डोंट वरी, आपको एक रफ आइडिया हो गया है। एक बात तो बता दूं आपको मैं कि जो जो आपकी पीपीटी होगी, ये पीडीएफ होगी, इसके लास्ट में जब हम पूरा कर लेंगे तो हम इसके अंदर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी पीडीएफ में हम देखा करेंगे, ताकि मतलब आपको ये पढ़ने के बाद कोई किताब, कोई गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहे। ओके, so students, that will be all for today, and I wish all of you a very good night. Thank you. अच्छा, एक मिनट, आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई क्लास को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको 1 मिनट दे देता हूँ।
आप चैट के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और चैट से क्वेश्चन पूछने की आदत भी डेवलप करनी पड़ेगी आपको धीरे-धीरे। अगर आप यहाँ नहीं पूछ पाएँगे तो फिर आपको टेलीग्राम वगैरह पे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सीधा-सीधा ये भी बोल सकते हैं, नो क्वेश्चंस। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्लास अगर टू वे नहीं चलेगी तो फिर रिकॉर्डेड क्लास में और लाइव क्लास में कोई फ़र्क नहीं होगा। ओके, टू वे चलने का मतलब ये है कि डाउट आता है दिमाग में तो आप उसको पूछिए। ओके, और डाउट नहीं आता है तो भी कम से कम इतना बोल दीजिए कि भाई सर नो डाउट। ओके, लास्ट में। और ज़रूरी नहीं है कि आप जॉन मिल्टन के बारे में बात ही करें, आप क्लास को लेकर भी कोई डाउट है या कुछ और बात है तो पूछ सकते हैं। ओके, प्रिया कटारिया, नो क्वेश्चंस। उमराव जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए। आज की क्लास ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है और हमने ये सब बातें जो है वो क्लास में आज करी हैं। कुछ मैंने आप स्ट्रेटजीज बताई, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से क्या क्या जीके वगैरह में पढ़ना है। ओके, वी हैव गॉट सम चैट्स नाउ। गुड, ओके। स्लाइड्स तो प्रिया भी बहुत अच्छी होंगी और भी, बिकॉज 2-4 दिन लगेंगे थोड़ा सा फ्लो आने में इस क्लास में। फर्स्ट क्लास हमेशा चाहे पुराना टीचर मेरे ऐसा भी हो 15 साल पुराना पढ़ाने वाला, उसको भी फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, किस तरह की स्लाइड चाहिए मुझे, किस तरह की स्लाइड पसंद आएगी, तो दैट विल वर्क। बट आई कैन अश्योर यू कि कंटेंट, क्लास, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, इन सब चीज़ों में से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। आप लोगों को अप टू द मार्क और सब इंटरनेट से कॉपी किया हुआ नहीं, खुद का बनाया हुआ मटेरियल मिलेगा। और जो भी मटेरियल बनाया होगा वो मेरे द्वारा बनाया गया होगा, मेरे आगे रखे हुए स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया नहीं गया होगा, जैसा कुछ बड़े बड़े लोग करते हैं। खुद कुछ नहीं करते हैं, उनके सारे काम स्टूडेंट्स ही करते हैं और इतना सारा मटेरियल दे देते हैं। इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं वो, 800-800 900 बच्चों को, फिर 30-40 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। फिर लोगों को दिखाया जाता है कि हमारे पास से 30-40 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। मज़ा तो तब आता है जब आप 25-26-27-28 बच्चों को पढ़ाओ, 30 बच्चों को पढ़ाओ, उनमें से 17-18 बच्चे सेलेक्ट हों। यस, शिवानी गॉट माई पॉइंट। और दिन का 1 घंटा जो है ना, आप सब स्टूडेंट्स दिन का 1 घंटा जो है वो इस क्लास के लिए निकालें। और इस क्लास के लिए निकालने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ और आप उसकी हिंदी सुन रहे हैं। मतलब ये है कि आप लोग पूरी तरह डिवोटेड होकर ये इस तरह से कि ये क्लास नहीं है, ये फैमिली वाला कुछ फंक्शन है, तभी जो है वो आप इसको अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और वैसे वो मैं कर ही लूँगा खुद ही, डोंट वरी ना। जब मैं ग्रुप बनाऊँगा तो आप जानते ही हैं कुछ लोग मुझे, कि मैं कितना इन्वॉल्व रहता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को मुझसे बात करनी हो और वो मुझसे बात ही नहीं कर पाए, है ना? वो मेरे स्टूडेंट से या मेरे चेले चपाटों से बात कर पाए। आपका कोई डाउट होगा तो मैं हमेशा बात करूँगा आपसे। और आप में से जो कोर्स परचेज़ कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, और जिनको नहीं करना है, अभी 2-3 क्लास लेनी है, वो क्लास ले सकते हैं। ओके, सो दैट विल बी ऑल। आई हैव गॉट योर यस, आई नो आप वेट कर रहे हैं, एंड हम आ गए हैं, है ना? वी आर लाइव नाउ। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग टुडेज़ क्लास। विल मीट टुमारो। 2-3 दिन क्लास का टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा क्लास का टाइम फिक्स कर लेंगे, क्योंकि आई वुड जनरली हैव टू टेक 2 क्लासेस। सेकंड ग्रेड इंग्लिश में 215 नंबर हैं, जीके अब बाकी है।
आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन अमराव जी। सेकंड ग्रेड इंग्लिश में 215 नंबर हैं और जीके में कितने हैं ये आपको बताना पड़ेगा, तभी कुछ गैस बन पाएगा। जीके में तो आपने बताया नहीं ना मुझे, तो जीके बताए बिना तो मैं नहीं बता पाऊंगा कुछ आपको। 60 प्लस हैं, थोड़ा सा, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आई एम सॉरी टू से बट थोड़ा कम चांस है। और अगर आप कैटेगरी में हैं तो फिर आपका 215 275। ओबीसी में आई एम रियली सॉरी टू से उमराव जी, आई डोंट थिंक सो। मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा सुन के, लेकिन 215 और 60 तो 275 ही हुए। 275 में तो मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है ना, कोई मिरेकल होता है तो वो अलग बात है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। अभी एक दो दिन में टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, तब आप जितनी बातें करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू।